जी। तो यहाँ तक हमने बेटे डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ اه सार्कोमेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, और अब हम और डिस्कस करते तकरीबन हैं। बंदा इधर वखला हाँ जी। तो चलें, आमिर कुछ तो बोल रहा था यार, इसका मतलब इसको कुछ तो आती है। जी सर। ये पठान है। यस सर। लगता तो है सर। अच्छा जी, चलें तो अच्छा जी, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर को डिस्कस किया, और अब आप हम आते हैं आगे डिस्कस करते हैं। ये तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हमने नहीं पढ़ना। हाँ, ये जो चीज़ है ये अब समझनी है फाइनली, और उसके बाद हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्केलेटल मसल की, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह पे बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन इंडेंट कर जाती है। नीचे जो है वो विद इन दी मसल सेल जो है, मसल सेल्स जो हैं वो स्केलेटल मसल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो विद इन डिफरेंट इंटरवल्स पे विद इन दी मसल इंडेंटेशन वो बनाती है, डिफरेंट डिप्रेशंस बनाती है। सो वो डिप्रेशन के नतीजे में एक स्ट्रक्चर सा बनता है, एक शेप बन जाती है, टी शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। सो उसको कहते हैं टी टिब्यूल्स या ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। सो ये जो इंडेंटेशन है ट्रांसवर्सली हो रही है विद इन दी मसल, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसवर्सली जो है वो इंडेंट कर रहा होता है। इस वजह से इसको हम ट्रांसवर्स टिब्यूल्स कहते हैं या टी टिब्यूल्स भी कहते हैं। सो इस वजह से कहते हैं स्केलेटल मसल्स कंटेन द टी टिब्यूल्स। इन टी टिब्यूल्स का फायदा क्या होता है? इन टी टिब्यूल्स की वजह से हमें पता है कि इजेक्शन पोटेंशियल है वे अलोंग द सेल मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल अलोंग द सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। सो इन टी ट्यूब्यूल्स की वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो डीपली जो है वो ट्रेवल कर सकता है, डीपली विद इन द मसल जो है वो जा सकता है। सो इसकी वजह से जो डीपर पार्ट्स ऑफ दिस मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जा सकता है। सो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स और टी ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल्स, और इन स्केलेटल मसल्स आर बेसिकली these T tubules are basically meant for the stimulation of the deeper parts of the muscle। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें इस टी टिब्यूल्स के अंदर, इस टी टिब्यूल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सो ये इस तरह से अगर ये टी टिब्यूल है, ठीक है। सो इस टी टिब्यूल के अंदर बेसिकली स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डीपोलराइजेशन सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, और इनको हम कहते हैं जो कि डीपोलराइजेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल के लिए सेंसिटिव होते हैं। और इन चैनल्स का नाम है बेसिक, इनको हम कहते हैं DHP रिसेप्टर, ठीक है। DHP रिसेप्टर्स, या इसको हम उसका पूरा नाम कहते हैं। सो दिस इज डाईहाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर्स। These dihydropyridine receptors are actually present within the T tubules, ठीक है। और ये पायरिडीन रिसेप्टर्स एक्चुअली ये वाले रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन द टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव हैं एक्शन पोटेंशियल को। जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है, जब कोई भी वे ऑफ डीपोलराइजेशन अराइव करती है, तो दीज चैनल्स, दीज रिसेप्टर्स आर एक्चुअली एक्टिवेटेड, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर्स हैं DHP रिसेप्टर्स, ये बेसिकली लिंक हैं विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली एक दूसरे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं विद द कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। ये मैं इस तरह से इसको कैसे इसको बताऊं, ये हमारे पास रिसेप्टर है जो कि लिंक है, क्रॉस रिसेप्टर है, और ये लिंक है विद द कैल्शियम चैनल्स, ठीक है।
और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, आपको पता है कि उसके अंदर कैल्शियम जो है वो नॉर्मली स्टोर रहता है। तो इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में कैल्शियम होती है प्रेजेंट। कैल्शियम जो है वो इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में होती है, दिस इज कैल्शियम स्टोरेज साइट। सो दिस DHP receptor is connected with the, is linked with the receptor present upon the in the cell membrane of the sarcoplasmic reticulum, और वो receptor basically further link होता है with the calcium channels present in the cell membrane of the sarcoplasmic reticulum। इस receptor का नाम है बेटे, इसको हम कहते हैं ryanodine receptor। ryanodine receptor, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ पहले चीज़ें कि ये आगे मैकेनिज्म्स के अंदर ये वर्डिंग्स आएंगी तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम स्टोरेज साइट है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली रिसेप्टर होता है जो कि कैल्शियम चैनल के साथ लिंक होता है, और वो रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का नाम है रायनोडिन रिसेप्टर, एंड दैट रायनोडिन रिसेप्टर इज एक्चुअली लिंक्ड विद द DHP receptor. So whenever action potential arrives at the T tubules, so transverse tubules, so this DHP receptor get activated, it further activates the ryanodine receptors, जिसकी वजह से ryanodine receptor जब एक्टिवेशन होती है तो ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन होते हैं, और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम था वो साइटोप्लाज्म के अंदर आना शुरू हो जाता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आना शुरू कर जाता है। ठीक है, सो इसके थ्रू, इस रायनोडिन रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम स्टोर था विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो साइटोप्लाज्म के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये हो रहा होता है ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन, जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है और उसकी वजह से कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ती है, सो उसमें बेसिकली ये चैनल्स जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। सो इसको आपको समझना चाहिए कि आपको पता हो कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का फ़ायदा क्या होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज मसल मास जो है वो ज़्यादा है, बल्क मास है, सो डेफिनेटली उसके डीपर मसल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है कि उनके लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स पे इन्विजिनेट करता है विद इन दी मसल। ठीक है, और उस इन्विजिनेशंस के नतीजे में वो एक टी शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कहते हैं या टी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। और उन टी ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। टी ट्यूब्यूल्स के अंदर DHP रिसेप्टर होता है जो कि लिंक होता है विद रायनोडिन रिसेप्टर। रायनोडिन रिसेप्टर कहाँ पे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और वो रायनोडिन रिसेप्टर लिंक है विद द कैल्शियम चैनल present in the cell membrane of sarcoplasmic reticulum. So whenever the ryanodine receptor is activated, so it will cause the opening of calcium channel, and the calcium will start moving out of the endoplasmic reticulum into the cytoplasm. So the intercytoplasmic calcium concentration start increasing, और फिर फर्दर जो है वो कैल्शियम क्या करता है आगे हम मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ आई बेटे आपको? इस ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में समझ आई आपको? इसके बाद चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं एक और फाइनल स्लाइड पे, और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। एक सेकंड, अच्छा जी, यहाँ पे ये इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले ना मैं एक इस स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल। इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल जो है उसको वो भी इसको कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म भी इसको कहते हैं। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द मसल विल गेट एक्साइटेड and after that it will start contraction। ठीक है, so that excitation इसको कहते हैं, ये जो आपस में जो कंबाइन करते हैं ये दोनों प्रोसेसेस, इनको कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म। जिसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है it initially excites the cell membrane, the muscle membrane, and in response to that stimulus or in response to that excitation the tension begins in the muscle, the contraction begins in the muscle। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म। ठीक है,
यहाँ पे इस ग्राफ को सिर्फ आप थोड़ा सा देख लो, बहुत आसान है। ये बेसिकली वो रिस्पॉन्स बता रहे हैं, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म बता रहे हैं। वो क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है at the cell membrane of the muscle cell. जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है, so that action potential when travels towards the T tubules, there DHP receptors are present, which will get activated and will cause further activates the ryanodine receptors, and the ryanodine receptor will cause the opening of the calcium channels, and calcium will start moving out of the endoplasmic reticulum into the cytoplasm. So the due to the opening of calcium channels, the intracellular or the intracytoplasmic calcium concentration will also start rising. And as the intracellular calcium concentration starts increasing, then the tension और in other words the contraction also starts. ठीक है, so ये वो events हैं, वो steps हैं जो कि precede करते हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं। पहले एक्शन पोटेंशियल अराइव हुआ, उसने क्या किया, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवाया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया, अपने ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट के साथ बाइंड हुआ और उसके नतीजे में क्रॉस ब्रिजिंग हुई और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म अकर्स। अब हम आते हैं इस मैकेनिज्म की तरफ कि क्या एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है। ये सिंपल स्टेप्स हैं, इसको अब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में एक्शन पोटेंशियल जो है वो मसल मेम्ब्रेन पे आ रहा है। दैट एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसफर फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन इनटू द सेल मेम्ब्रेन थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन से ट्रांसफर हुआ इन दी मसल मेम्ब्रेन, और मसल मेम्ब्रेन में जब वो ट्रांसफर हुआ, सो वो एक्शन पोटेंशियल अलोंग दी सेल मेम्ब्रेन या दी मसल मेम्ब्रेन ट्रेवल करना शुरू हुआ, और वो जब टी ट्यूब्यूल्स में पहुंचा तो टी ट्यूब्यूल्स पे जाके इट काज डीपोलराइजेशन, एंड ड्यू टू दैट डीपोलराइजेशन डीएचपी रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, और जब डीएचपी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं सो दैट फर्दर एक्टिवेट्स द रैनोडिन रिसेप्टर, और जब रैनोडिन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और कैल्शियम जो है वो बाहर आना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू कर जाती है, वो इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, उसको आप यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन द इंट्रा जो रेस्टिंग फेज होता है उसमें द इंट्रा cytoplasmic calcium concentration it should be less than 10⁻⁻7 molar। ठीक है, ये 10⁻⁻7 है, अच्छा 10⁻⁻7 है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर रेस्टिंग कंडीशन, ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन है दिस इज नॉर्मली लेस देन 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, और ये क्यों कम रहता है, इससे कम क्यों रहता है, उसकी वजह क्या होती है, बिकॉज आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कैल्शियम एटीपेस पंप होता है, और वो कैल्शियम एटीपेस पंप क्या करता है, वो कैल्शियम एटीपेस पंप कैल्शियम जो है कैल्शियम को मूव करवाता है, उसको स्टोर करवाता है इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस केस में जब डीपोलराइजेशन आती है और डीएचपी रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से रैनोडिन रिसेप्टर को स्टिमुलस मिलता है, और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम की जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो राइज करना शुरू कर जाता है, इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। और जब कैल्शियम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जब बढ़ना शुरू करता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया है, it will then binds with the ये जो है ये बाइंड कर जाएगा विद द ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट। ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, और जब ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट के साथ जब बाइंडिंग होती है सो ओवरऑल क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन आई है उसका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। वो इनहिबिटरी इफेक्ट ख़त्म कैसे होता है कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो हट जाता है। उस इनहिबिटरी इफेक्ट जब खत्म होगा, उस इनहिबिटरी इफेक्ट का फायदा क्या था कि ट्रोपोमायोसिन ने कवर किए थे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, ठीक है, जो कि जी एक्टिन के ऊपर थे। जब ये कैल्शियम बाइंड कर जाएगा विद ट्रोपोनिन सी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो
अनकवर कर जाएगा उस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके नतीजे में क्या होगा कि जो क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी। सिमिलरली जो आपके पास जो मायोसिन हेड है उसके अंदर एटीपीएस एंजाइम है, वो एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी क्या करेगी कि वो मायोसिन हेड को मूव करवाएगी टुवर्ड्स द एक्टिन। एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थे वो अनकवर हो चुके हैं, सो दैट मायोसिन हेड विल गेट अटैच विद द एक्टिन। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हिंज है ना, जो हिंज पोर्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मायोसिन के अंदर होता है, सो ये इस तरह का है ना, मैंने आपको ऐसे कहा था कि दिस इज द हिंज पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द हिंज पोर्शन। सो ये हिंज पोर्शन क्या करता है, एक तो मायोसिन हेड को मूव करवाता है टुवर्ड्स द एक्टिन, एक्टिन के साथ बाइंड करवा देता है उसको, ठीक है। साथ में ये एक जैसे देखें इस तरह से हुआ, इसने सबसे पहले क्या हुआ कि इसने मायोसिन हेड के साथ जो है ये मायोसिन हेड है, ये मेरा हाथ, ठीक है, दिस इज मायोसिन हेड, ठीक है, और ये एक्टिन है। तो सबसे पहले एटीपी जब की ब्रेकडाउन हुई तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ कि मायोसिन हेड जो है वो यहाँ पे आके बाइंड कर गया, हिंज पोर्शन ने मूव किया मायोसिन हेड को और वो एक्टिन के साथ बाइंड कर गया। उसके बाद जो है वो क्रॉस ब्रिजिंग होती है और फर्दर जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये टुवर्ड्स द एम लाइन मूव करना शुरू कर जाते हैं। सो हिंज की वजह से क्या होता है, एक तो अटैचमेंट होती है, दूसरा हिंज जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द एम लाइन जो है वो मूव करवाता है। क्योंकि अटैचमेंट हुई है और हिंज जब सेंटर की तरफ मूव करेगा, एम लाइन की तरफ मूव करेगा, तो उस मूवमेंट की वजह से एक्टिन फिलामेंट भी साथ साथ सेंटर की तरफ मूव करेगा और उसकी वजह से सार्कोमेयर की जो है वो शॉर्टनिंग होगी। यहाँ पे एक चीज समझें प्लीज, जरूरी है बहुत ज्यादा, वो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमने कहा कि कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ जब ये बाइंड करता है तो ही इनहिबिटरी इफेक्ट ट्रोपोनिन आई का खत्म होता है और ट्रोपोमायोसिन जो है वो अनकवर कर देता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को। ये जो कैल्शियम है, ये ट्रोपोनिन सी है, ट्रोपोनिन सी, ये जो प्रोटीन है, ये जो कंपोनेंट है, इसके साथ एक टाइम पे 4 कैल्शियम आइंस जो है वो बाइंड कर सकते हैं। अच्छा, 4 कैल्शियम आइंस जो हैं वो इसके साथ एक टाइम पे बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मजे की बात ये है कि जब भी इन चारों में से कोई एक फर्स्ट कैल्शियम आयन जब अपने फर्स्ट साइट पे बाइंड कर जाता है तो ये फर्स्ट जो बाइंडिंग है ना, इट इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग 3 अनऑक्युपाइड रिसेप्टर फॉर कैल्शियम आयन, ठीक है। मतलब कि उसका एक तरह का सपोर्टिव इफेक्ट है कि जब एक साइड के साथ कैल्शियम बाइंड कर जाता है तो ये जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग एक्चुअली प्रोमोट्स या एक्चुअली इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग रिसेप्टर्स फॉर कैल्शियम। सो इसकी वजह से अगर इंटरसाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन थोड़ा भी होता है तब भी वो सफिशिएंट होता है कि वो कैल्शियम जो है वो थोड़ा कैल्शियम भी आके यहाँ बाइंड कर जाता है और वो रिस्पॉन्स जो है उसका आ जाता है। तो जब एफिनिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो थोड़े कंसंट्रेशन पे भी जो है वो बाइंडिंग जो है वो उसकी हो जाएगी कैल्शियम की विद ट्रोपोनिन सी। सो तो ये एक चीज़ तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझानी थी कि ट्रोपोनिन सी के साथ जो है एक टाइम पे 4 कैल्शियम आयन बाइंड कर सकते हैं और जब कोई भी फर्स्ट कैल्शियम आयन जब एक कैल्शियम आयन बाइंड करता है सो इट एक्चुअली इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग रिसेप्टर फॉर कैल्शियम आयन so that the calcium can get easily attached with its sites on the troponin C and similarly the effect जो tension है, जो contraction है वो generate हो सके, वो start हो सके, ठीक है। So this is all about the mechanism of contraction कि किस तरह से contraction होती है। और finally हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है सो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन मसल रिलैक्सेशन कैसे होती है। सो चूंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें पता चल गया कि रिस्पॉन्सिबल क्या था, ये वाला थर्ड स्टेप, ये वाला इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक्शन पोटेंशियल जो अराइविंग एक्शन पोटेंशियल है वो अगर ख़त्म हो गया है, एक्शन पोटेंशियल और नहीं आ रहा, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर तो इस प्रोसेस को ख़त्म होना चाहिए। अगर ये स्टेप ख़त्म हो गया, एक्शन पोटेंशियल और नहीं आ रहा, सो उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन अगर होती है, हो रही होती है, तो उसकी वजह क्या होगी कि उसकी वजह ये होगी, ये वाली, कि स्टेप 3 जो है वो एक्टिव है। इसका मतलब कैल्शियम कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में ज़्यादा है। सो याद रखिएगा, जैसे ही
रायनोडिन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और कैल्शियम की रिलीज शुरू होती है। सो उस और कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻7 से बढ़ जाती है, ठीक है, और वो 10⁻⁻7 और -6 के दरमियान जब रहती है, मोलर के दरमियान, सो इस दौरान कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। अच्छा याद रखिएगा, सॉरी मैंने ये बताया नहीं कि कितनी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की होगी कैल्शियम की, तो कंट्रैक्शन होगी। सो दैट कंसंट्रेशन शुड बी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम शुड बी बिटवीन 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6। इसके दरमियान अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन होगा, सो दैट कैल्शियम इज सफिशिएंट टू cause the cross bridging and to cause the contraction, ठीक है। सो जैसे ही ये कैल्शियम इन चैनल्स के थ्रू बाहर जाना शुरू कर जाता है, तो साथ ही एटीपेज पंप तो चल रहा होता है, वो साथ साथ कैल्शियम को वापस भी लेके आ रहा होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम जो लेवल है कैल्शियम का वो वापस 10⁻⁻7 मोलर से कम हो जाता है, और फिर जो कैल्शियम है वो अवेलेबल नहीं होता टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी, और इस तरह से वापस ट्रोपोनिन आई जो अपना इनहिबिटरी इफेक्ट संभाल लेता है, ट्रोपोमायोसिन को ले आता है कि वो कवर करे जी एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनको कवर कर लेता है, और जब वो कवर हो जाते हैं तो फिर उसका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सॉरी, तो बस कर देते हैं, हाँ बस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आखिरी बस आखिरी बात, तो दिस रिलैक्सेशन इज एक्चुअली काज्ड बाय द रीअक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम इनटू द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आखिरी बस सिर्फ बात फिर मैं भूल जाऊंगा, देखें जो कैल्शियम एटीपेज पंप के थ्रू आ रहा है ना, ये कैल्शियम जो कैल्शियम एटीपेज पंप के थ्रू आ रहा है, सो ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज एटीपी जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहा है इस रिसेप्टर साइट पे। सो इस साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैल्सीक्वेस्ट्रीन प्रोटीन, ठीक है। दिस कैल्सीक्वेस्ट्रीन प्रोटीन इज बेसिकली द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है कि जो कैल्शियम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ रहा है, ये प्रोटीन क्या करता है, उस कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर जाता है, और जब कैल्शियम बाइंड फॉर्म में होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्री फॉर्म में कैल्शियम जो है रेटिकुलम के अंदर थोड़ा होगा, सो इस पंप को ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ऑल्दो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी, लेकिन ये जो कैल्सीक्वेस्ट्रीन प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है विद इन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंटिन्यूसली क्या करता है, ये कैल्शियम को बाइंड रखता है जो इनकमिंग कैल्शियम है, ताकि फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम की फ्री कंसंट्रेशन वो कम रहे, ताकि इस पंप को ज़्यादा हैवीली वर्क ना करना पड़े, ज़्यादा एनर्जी ना यूटिलाइज करनी पड़े। सो इट एक्चुअली फैसिलिटेट्स दिस पंप, ठीक है, टू टेक द कैल्शियम इनटू द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। Although the transport is against the concentration gradient, but this calcium protein जो है, क्योंकि ये तो स्टोरेज पॉइंट है, किस एक खास लेवल तक स्टोर कर सकेगा ना। सो लेकिन ये क्या होता है कि कैल्शियम प्रोटीन जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ये कैल्शियम को बाउंड रखते हैं, और बाउंड फॉर्म में जब कोई भी चीज़ होती है वो बेसिकली एक्चुअल कंसंट्रेशन के अंदर, एक्टिविटी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, तो आपके पास स्पेस अवेलेबल होता है, फ्री स्पेस इज देयर टू कम्युलेट मोर एंड मोर कैल्शियम विद इन दी साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो ये हमारे पास बेटे सारा का सारा था मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, और कल हम इंशाल्लाह फिर इससे रिलेटेड 2-3 बातें और डिस्कस करेंगे और स्मूथ मसल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो आप पूछ सकते हैं जी, कोई भी सवाल हो आपका, किसी भी बात की समझ ना आई हो। क्लियर सबको? यस सर। थैंक यू बेटे, फिर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर और कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।